आरोग्यम सूत्र देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। प्यारे मित्रों, आजकल हम सम्मोहन के विषय पर बात कर रहे हैं और इसी विषय पर हमने एक श्रृंखला शुरू करी है जिसका पहला वीडियो आ चुका है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। और आज उसी श्रृंखला का ये दूसरा वीडियो है और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिप्नोटिज्म आखिर है क्या, यानी कि सम्मोहन विद्या आखिर क्या होती है। प्यारे दर्शकों, भारत का प्राकृतिक वातावरण कुछ ऐसा रहा है और उसके साथ साथ यहाँ की सामाजिक व्यवस्था कुछ ऐसी रही है कि यहाँ पर चिंतन और मनन के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। यहाँ के ऋषि मुनि साधक पहाड़ों की गुफाओं में, कंदराओं में, वनों में रहे हैं, जहां उनको चिंतन मनन करने का पर्याप्त समय मिला। और इसी के साथ साथ जो शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था थी वो गुरुकुलों में होती थी और गुरुकुल सदा नगर के कोलाहल से दूर होते थे। ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन किया जाता था और तभी विद्या का अध्ययन करवाया जाता था। इसी कारण मन की सारी शक्ति का सबसे सुंदर उपयोग होता था। चाहे ज्योतिष हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे मंत्र यंत्र हो, चाहे गणित हो, भारत हमेशा से सबसे अग्रणीय रहा है। भारत के वेद विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माने जाते हैं। बिना चिंतन मनन के न तो लेखन का विकास हो सकता था और न ही इन विद्याओं का विकास हो सकता था। भारत में मनुष्य और मनुष्य के संबंध में जितनी भी खोजबीन हुई उतनी अब तक पूरे संसार में कहीं भी नहीं हुई। हमारे धार्मिक ग्रंथ जैसे कि वेद, रामायण, महाभारत, इस सब का शाश्वत और जीवित प्रमाण है। सर्वत्र मन और उसकी अलौकिक शक्तियों का विशद वर्णन और विवेचन इन ग्रंथों में किया गया है। भारतीय अवतार भगवान कृष्ण ने 2 बार अपने मुख से ब्रह्मांड का विश्व दर्शन दिखलाकर यह प्रमाणित किया कि संपूर्ण ब्रह्मांड केवल मनुष्य के भीतर ही निवास करता है। मनुष्य की संपूर्णता को ही ब्रह्मांड बताया गया है। इसका मतलब यह है कि मनुष्य संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंत्रण करता है। शर्त यह है कि वह अपनी इस शक्ति को केवल पहचाने। समय के थपेड़ों के साथ भारत की इस संपदा पर धूल की गहरी परतें पड़ती गई। अथाह भंडार की अमूल्य कुंजी संस्कृत भाषा की उपेक्षा होती गई, हिंदी की उपेक्षा होती गई। उसके स्थान पर विदेशी भाषा अंग्रेजी अपना अधिकार जमाती गई और उसका परिणाम यह निकला कि हमारा ज्ञान समय की शिलाओं के नीचे दबता चला गया। पाश्चात्य सभ्यता हावी होती चली गई। पश्चिम से जो ज्ञान आया था उसको सिर माथे पर रख लिया गया। मनुष्य की अलौकिक शक्तियों के बारे में पश्चिम से जो कुछ आया उसे बड़े आश्चर्य के साथ विद्वानों को स्वीकार करते देखा गया और अपनी पुरातन सभ्यता को हम भूल गए और पश्चिम से आई हर बात को आंख मूंद कर स्वीकार करने लगे। आज जो कुछ भी हमारे बीच में सम्मोहन, वशीकरण, हिप्नोटिज्म या मेस्मरिज्म के नाम विद्यमान हैं, जिनके पाश्चात्य प्रमाणिक चमत्कारों पर मुग्ध होकर उसे उनकी अभूतपूर्व खोज मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है प्यारे दर्शकों कि ये सब हमारी ही संपदा है और इसी संपदा से हमारे वेद, पुराण, शास्त्र भरे पड़े हैं। भगवान कृष्ण की रासलीला से सर्वोत्तम मेस्मरिज्म या हिप्नोटिज्म का उदाहरण और कौन सा हो सकता है कि प्रत्येक गोपी अपने साथ एक कृष्ण को पा रही है। सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण। मेघनाथ जति लक्ष्मण पर प्रयोग किया, पाश और हनुमान का समुद्र पार करना, यह सब क्या संपदा की झलकियां नहीं है? संजय का अंधे धृतराष्ट्र को महाभारत का संपूर्ण वर्णन सुनाना, कितने चमत्कार हमारे वेद, पुराण और शास्त्रों में भरे पड़े हैं। लेकिन हम पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में इन सबको अंधविश्वास मानते आ रहे हैं और आज स्थिति यहां आ पहुंची है कि मेस्मरिज्म या हिप्नोटिज्म को अब विदेश का विज्ञान बताया जा रहा है। लेकिन समय हमेशा करवट बदलता है। अब पश्चिम का विज्ञान में प्रकाश हमारी लुप्त संपदा की वैज्ञानिकता को दिन प्रतिदिन स्वीकार करने लगा है। दर्शकों को भ्रम न हो, इसलिए इन शब्दों का भेद कर देना आवश्यक है। अंग्रेजी के इन दोनों शब्दों का अर्थ भिन्न भिन्न है, पर भ्रमवश हम दोनों को एक ही मानने लगते हैं। हिप्नोटिज्म और मेस्मरिज्म का अर्थ बराबर का नहीं है। मेस्मरिज्म का अर्थ है वह क्रिया जिसके द्वारा पात्र चेतनाहीन होकर प्रयोगकर्ता के प्रत्येक आदेश का पालन करता है और उसकी आशा के बिना वह पलक तक नहीं झपक सकता। वो एक यंत्र बन जाता है और जिंदा लाश बन जाता है। हिंदी में यदि हम इसका अर्थ करें तो सीधा सा अर्थ है सम्मोहन। दूसरी तरफ हिप्नोटिज्म वह क्रिया है जिसमें पात्र अपनी चेतना कायम रखता है पर प्रयोगकर्ता के आदेशों से किसी भी मूल्य पर अलग नहीं हो सकता। अपनी चेतना, अपना विवेक
प्रयोग में लाने के बावजूद वह प्रयोगकर्ता की प्रत्येक बात बिना किसी बाधा के तत्काल मानता है। और हिंदी में इस शब्द का जो समानांतर अर्थ है वो है वशीकरण। पाश्चात्य जगत में मैस्मरिज्म का जनक डॉक्टर मैस्मर को माना जाता है। यह विधि उनकी आविष्कृत की हुई है। वह रोगियों को सम्मोहित कर उनका इलाज करते थे, अतएव इस क्रिया का नाम मैस्मरिज्म हो गया। प्यारे दर्शकों, हिप्नोटिज्म की उत्पत्ति लैटिन के शब्द हिप्नोस से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है नींद। हिप्नोटिज्म में पात्र निद्रावस्था में रहता है, उसकी चेतना कायम रहती है। नींद और खुमारी के मध्य जो अंतर है वही इन दोनों के बीच है। लंबे सफर में हम तथा अन्य यात्री प्राय ऊँघने लगते हैं। आखिर क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऊँघते तो अवश्य हैं, पर सावधान भी रहते हैं। अपने आसपास का, अपने सामान का, अपनी मंजिल का हमें ध्यान रहता है। कुल मिलाकर निद्रा और तंद्रा में जो अंतर है वही इन दोनों में है। दोनों की ही उत्पत्ति शरीर के शिथिलता के कारण होती है। पहली जो अवस्था होती है उसमें पलकें बंद होती हैं और मनोदशा जागृत होती है। दूसरी अवस्था में पलकें बंद होती हैं और मनोदशा भी सुप्त होती है। आइए अब बात करते हैं मनुष्य या अन्य जीवों पर सम्मोहन या वशीकरण का प्रभाव आखिर क्यों पड़ जाता है। क्यों वह सुप्त अवस्था में अथवा जागृत अवस्था में प्रयोगकर्ता की आदेशों, इच्छाओं का पालन करने लगता है। इसका आखिर रहस्य क्या है? कोई अलौकिक शक्ति है? नहीं, यह मानव मस्तिष्क का ही एक करिश्मा है। वास्तव में यह मनुष्य अथवा किसी भी जीव के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ने का ही परिणाम है। आइए जानते हैं कैसे। उस समय की बात को याद रखें जब आप एकदम मौन खामोश बैठे होते हैं या कहीं आते जाते हैं। आपके होंठ तो बंद रहते हैं, पर क्या आपका मस्तिष्क शांत और मौन रहता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उठते बैठते, चलते सोते जागते हर समय आपका दिमाग क्रियारत रहता है। यह एक ऐसा चक्र है जो निरंतर घूमता है। एक पल के 1000वें हिस्से के समय के बराबर भी वह नहीं रुकता, निरंतर 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 चलता रहता है। मनुष्य को नींद आ जाती है, लेकिन मस्तिष्क विश्राम नहीं करता। व्यक्ति आंखें मीचे पड़ा रहता है, लेकिन मस्तिष्क भाग रहा होता है। यदि मनुष्य सो भी जाता है तो भी मस्तिष्क स्वप्न देखता रहता है। इससे यह सिद्ध होता है कि केवल शरीर सोता है, मस्तिष्क कभी नहीं सोता। यदि किसी मनुष्य का मस्तिष्क सो जाए तो फिर वह कभी उठ नहीं सकेगा। क्या आपने सोचने या समझने की चेष्टा की है कि फांसी पर लटका दिया जाने वाला अपराधी लगभग आधे घंटे तक ही क्यों छोड़ दिया जाता है? क्यों मृत व्यक्ति के पैर दक्षिण दिशा की तरफ कर दिए जाने के बाद उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं? डॉक्टरी भाषा में क्लिनिकल डेथ का आखिर अर्थ क्या है? फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया, शरीर क्रिया समाप्त हो गई, दिमाग की नस फट गई, शरीर निष्क्रिय हो गया, हार्ट फेल हो गया और ब्रेन हेमरेज हो गया। ऐसी दशा पर डॉक्टरों के मतानुसार आदमी मर जाता है, लेकिन उसका मस्तिष्क जीवित रहता है। शरीर पहले मरता है, निष्क्रिय होता है, और मस्तिष्क बाद तक जीवित रहता है। जब तक मस्तिष्क भी मृत न हो जाए तो डॉक्टर उसे मृत घोषित नहीं करते। डॉक्टरों के मतानुसार शरीर की मौत और मस्तिष्क की मृत्यु के बीच काफी समय लग जाता है। वह समय मनुष्य की मस्तिष्कीय क्षमता, उसका स्वास्थ्य और शक्ति के अनुसार होता है। जितना क्रियाशील मस्तिष्क होगा उसकी मृत्यु उतनी ही देर में होगी। इसी कारण फांसी पर लटकाया गया व्यक्ति तत्काल नहीं उतारा जाता। शरीर तो उसका समाप्त है और गले के दबाव के कारण फेफड़े बंद हो जाते हैं, वह निष्क्रिय बन जाता है, पर मस्तिष्क फिर भी जीवित रहता है और इस दिशा में कम से कम आधे घंटे का समय तो लग ही जाता है। इसी कारण उसे लटका रहने दिया जाता है। फांसी की सजा के मुकदमों के फैसलों में विद्वान जज इसी डॉक्टरी शब्दावली का अनिवार्य रूप से प्रयोग करते हैं। हैंग टिल द डेथ, अर्थात जब तक मृत नहीं हो जाए तब तक लटका रहे। इसका भी एक बड़ा दिलचस्प कारण है। आइए आपको वो किस्सा सुनाते हैं। सन 1828 में ब्रिटेन में रस्सी से लटकाकर फांसी देने की प्रथा चली। पहले गिलोटिन या जल्लाद आदि का उपयोग होता था, बाद में फांसी की सजा का प्रचलन हो गया। 1910 में लुइस चार्ल्स नाम का एक अपराधी था जिसको फांसी दी गई। उसे लटकाया गया और ठंडा पड़ जाने पर उतार दिया गया। जब लोग उसे ताबूत में रखने लगे तो वह करवट बदलने लगा। लोग डर कर भागने लगे। लुइस उठकर बैठ गया, वह जीवित हो गया। सनसनी फैल गई। लुइस ने मुकदमा लड़ा। एक बार जब सजा हो गई और एक बार जब मुझे फांसी दे दी गई तो अब मुझे दोबारा फांसी नहीं हो सकती, और इसी बिना पर वह जीत गया। इसके बाद लुइस कई वर्षों तक जिंदा रहा। इस घटना के कारण नियम बदल दिया गया और यह तकनीकी शब्द जुड़ गए, हैंग टिल द डेथ। डॉक्टर के मतानुसार लुइस का मस्तिष्क मरा नहीं था, शरीर मरे समान था। जब फंदा खोलकर उसे उतारा गया तो बंद फेफड़े फिर से काम करने लगे। यह सब घटनाएं साक्षी हैं कि मस्तिष्क की अपनी एक अलग सत्ता है।
मस्तिष्क की व्याख्या तो मेडिकल की बात है, सवाल यह है कि मस्तिष्क आखिर है कहाँ। आमतौर पर मस्तिष्क का अस्तित्व मनुष्य की खोपड़ी में माना गया है, पर सूक्ष्म रूप से क्रियारत शल्य विज्ञान का कथन है कि मस्तिष्क एक ग्रह के रूप में है और हमारे सारे शरीर में मस्तिष्क के उपग्रह बिखरे हुए हैं। अकस्मात हो जाने वाली दुर्घटनाओं में आपने देखा होगा कि मनुष्य के शरीर का कोई अंग एकाएक कटकर अलग हो जाता है। मस्तिष्क तो उसके साथ नहीं होता, पर कटकर अलग होने वाला अंग कुछ देर तक फिर भी छटपटाता रहता है। साधारण भाषा में इसे खून की गर्मी कहते हैं, पर वास्तव में मस्तिष्क के उपग्रहों की सक्रियता के कारण अलग हो गया अंग अलग से उछल कूद करता है। प्राचीन काल में युद्ध वर्णन के समय आपने पढ़ा होगा कि सिर कटकर गिर गया, पर धड़ फिर भी लड़ता रहा, तलवार चलाता रहा। तो इस प्रकार से मस्तिष्क के उपग्रह अपना करिश्मा दिखलाते हैं। मुख्य मस्तिष्क हमारी खोपड़ी में रहता है, पर इसके अनेक उपग्रह हमारे शरीर में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। सौरमंडल में जिस प्रकार ग्रहों उपग्रहों का आकर्षण विकर्षण चलता है, उसी प्रकार हमारे शरीर में भी मुख्य ग्रह और उपग्रह का आकर्षण विकर्षण अपना करिश्मा दिखाता है। इसी कारण मनुष्य के शरीर को ब्रह्मांड मानकर हमारे पूर्वजों ने वैज्ञानिक सत्य सदियों पहले स्पष्ट कर दिया था। हमारे मस्तिष्क का हमारे शरीर से, चाहे वह किसी भी अवस्था में क्यों न हो, निरंतर संपर्क बना रहता है। हमारे हर अंग पर पड़ने वाले प्रभाव से मस्तिष्क प्रभावित होता है और तत्काल संबंधित आदेश भी देता है। उदाहरण के रूप में, हाथ यदि किसी गर्म वस्तु पर पड़ गया हो और जल जाए तो हमारा मस्तिष्क तुरंत वहां से हाथ हटाने का आदेश देता है, और उसका पालन इतनी तीव्र गति से होता है कि समय का अनुमान ही नहीं लगा सकते। यह कार्य समयहीन सा लगता है। वैज्ञानिकों ने इसकी गणना कर ली है। मस्तिष्क और संबंधित अंगों के बीच का यह आदान प्रदान प्रकाश की गति से होता है। पलक झपकने और उठने में जितना समय लगता है, वह गति उस समय का भी 1,000वां हिस्सा है। इसी कारण हमें मस्तिष्क और शरीर के अन्य अंगों के संबंध का पता नहीं चलता। मनुष्य के मस्तिष्क के इसी चमत्कार और क्रियाकलापों से हिप्नोटिज्म, मेस्मरिज्म जैसी विद्या का आविष्कार हुआ। इन दोनों विद्याओं के द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क पर दूसरा व्यक्ति अपना अधिकार मनचाहे कार्य उससे करवा सकता है। एक में शरीर निश्चल रहता है और विवेक चेतना शून्य, दूसरे में केवल मस्तिष्क पर अधिकार रहता है। मनुष्य का बाकी शरीर पूर्वतः रहता है तथा प्रयोगकर्ता के आदेश और इच्छाओं का पालन करता है। इसी स्थिति का नाम हिप्नोटिज्म है। भारत में इसका ज्ञान और यह विद्या हजारों वर्ष पहले से थी, पर समय के प्रभाव के कारण दबी ढकी रह गई। अब जबकि पश्चिम ने इसे उजागर कर दिया, तो हम इसे मान्यता देने लगे हैं और हिप्नोटिज्म या मेस्मरिज्म पर विश्वास करने लगे हैं। अपने गांव का संत जोगड़ा कहलाता है और दूसरे गांव का जोगड़ा हमारे लिए संत बन जाता है। यही आज इस भारत देश की दशा है। इतना सब होने के बावजूद विज्ञान अभी तक मस्तिष्क का संपूर्ण रहस्य ज्ञात नहीं कर सका। आज भी अनुसंधान जारी है। कुछ मनुष्य विशिष्ट मेधावी क्यों होते हैं? यह मेधावी मस्तिष्क के किस विशेष अंश का परिणाम है? यह ज्ञान प्राप्त करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। मेधावी व्यक्तियों की मृत्यु के उपरांत उनके मस्तिष्क का परीक्षण किया जाता है। अभी भी विद्वान वैज्ञानिक आइंस्टाइन के मस्तिष्क का परीक्षण कर रहे हैं। विज्ञान अभी भी मस्तिष्क की टोह ले रहा है। इसी टोह के सिलसिले में हिप्नोटिज्म और मेस्मरिज्म उनके हाथ आ गए। तो प्यारे मित्रों, यह थी एक जानकारी कि हिप्नोटिज्म आखिर होता क्या है, सम्मोहन आखिर होता क्या है, कैसे काम करता है। यह पोस्ट आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं जल्दी ही तीसरी पोस्ट के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।